हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 100 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, एक खुशी की बात है कि हमने 100 जो भाग है 100 भाग पूरा कर लिए। ये पीजीटी का 100 वीडियो ला चुके हैं। तो अगर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन भी एवरेज लेकर चलते हैं 15 से 20, तो आपका 1500 से 2000 तक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आप पूरा अगर पार्ट को देख लेते हैं सभी पार्ट को, तो वहाँ से आपको 30 से 40 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए और हो सकता है थोड़ा कम भी रहे, लेकिन कम से कम अंदाज़ा तो यही है कि 40 से 50 क्वेश्चन आ जाने चाहिए यहाँ से। तो दोस्तों, आप अच्छे से अगर वीडियो को देखते हैं तो पक्का श्योर है कि आपका 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी का है पीजीटी में दे रहे हैं, तो कम से कम इसी वीडियो में से जो 100 वीडियो है अगर आप देख लेते हैं 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो है, तो आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, टीजीटी में भी 20-30 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ऐसा है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम पहले कुछ महत्वपूर्ण कथन को बताते हैं। तो महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वर है। यह किसका कथन है? कांट का कथन है। कांट का जो महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरी है, ये किसने कहा है? तो एक कांट ने कहा है। दूसरा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसका मानना है? तो हीगल का मानना है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल महोदय का मानना है। अगला है राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह अभी कथन किसका है? तो हीगल का है। हीगल ने कहा है कि राज्य जो है मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। आगे हीगल महोदय कहते हैं कि विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। हीगल महोदय कह रहे हैं कि विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक। ये भी कथन हीगल का है। आगे देखते हैं, ग्रीन महोदय का कथन है कि संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। संकल्पना की शक्ति, यहाँ संकल्पना रहना चाहिए, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, ऐसा कथन है ग्रीन महोदय का। आगे है ग्रीन का ये कथन है, राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, रोकना है। जो बाधाएं आती हैं उनको विकास में, मानव के विकास में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको रोकना राज्य का काम है, ऐसा ग्रीन महोदय ने कहा है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन 1 है 30 जून 1996 की आधी रात को, 30 जुलाई 1997 की आधी रात को, 30 जुलाई 1998 की आधी रात को, 30 अगस्त 1997 की आधी रात को। तो आंसर जो जाएगा 2 के साथ जाएगा दोस्तों, 30 जुलाई 1997 की आधी रात को। आगे देखिए, व्याख्या इसका है, ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को 30 जुलाई 1997 की आधी रात को हस्तांतरित किया। तभी से हांगकांग चीन के क्षेत्राधिकार में स्थापित हो गया या क्षेत्राधिकार में आ गया, जहां अब फिर से स्वतंत्र राष्ट्र की मांग चल रही है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है रूसो लास्की, ऑप्शन 2 है रूसो, ऑप्शन 3 है जेम्स मिल, ऑप्शन 4 है TH ग्रीन, JS मिल या TH ग्रीन। तो आंसर जो हो जाएगा, लिबर्टी के जो लेखक हैं वो कौन है? JS मिल, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, ऑन लिबर्टी के लेखक JS मिल हैं, जो एक प्रसिद्ध निबंध है
J.S. मिल ने इस निबंध को श्रीमती टेलर को समर्पित किया है। टेलर को समर्पित किया है, ये भी याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, यह कथन है सीले का। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सीले। व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है। सीले का कहना है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यह भी सीले का कथन है। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आंसर 2 हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। बहुत आसान क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं परीक्षा में। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिटी ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है वो कौन सी है? द स्पिरिटी ऑफ लॉज में स्वतंत्रता की विवेचना की है, जो शक्ति के केंद्रीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु मानता है। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है, एक है कानूनी, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है ऐतिहासिक, चौथा है आदर्शवादी। तो आंसर जो जाएगा एक के साथ जाएगा कानूनी। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो हो जाएगा कानूनी सिद्धांत। व्याख्या देखते हैं। किसी राज्य या राष्ट्र में लोगों को प्राप्त अधिकार राज्य की इच्छा से निर्मित कानून होते हैं। यह अधिकार किसी सामान्य कानून, संविधान या फिर विशेष नियमों से संबंधित हो सकते हैं। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? ए ऑप्शन है व्यक्तिवादी, 2 है अराजकतावादी, 3 है आदर्शवादी, 4 है समाजवादी। तो कौन मानते हैं राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं दोस्तों? तो ये मानते हैं व्यक्तिवादी। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, व्यक्तिवादी मानते हैं राज्य को आवश्यक बुराई। व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इसीलिए राज्य को कुछ नकारात्मक कार्यों जैसे सुरक्षा, न्याय व्यवस्था आदि को ही सौंपते हैं। आगे देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। फांसीवाद का जन्म हुआ, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा इटली में। ठीक है, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो इटली में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। फांसीवाद का प्रवर्तक मुसोलिनी ने इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में किया, जिसका कारण उसका प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लेने वाले उसे उसकी हिस्सेदारी न मिल पाना रहा है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? ये सब क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, अधिकांश इसका व्याख्या दिए हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को, हर वीडियो को देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, अनामता। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा, अक्षमता। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, अक्षमता। नौकरशाही का लक्षण नहीं है तो वो है अक्षमता, नौकरशाही का लक्षण नहीं है। ठीक है, नौकरशाही का लक्षण इस प्रकार है: क्रियाशीलता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, निष्पक्षता, तटस्थता, अस्थायित्व, अनामता, दृढ़ता, सहानुभूति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता आदि। किंतु अक्षमता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। सभी को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सभी जो नौकरशाही के लक्षण है इनको नोट कर लीजिए। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह किसका विचार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फाइनर, ऑप्शन 2 है ब्राइस, ऑप्शन 3 है डायसी, ऑप्शन
4 है लास्की। तो आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, फाइनर। दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह किसका कथन है, तो आंसर हो जाएगा फाइनर का कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। फाइनर ने कहा है कि दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है। दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, किंतु राजनीतिज्ञों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये समूह सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियों का समर्थन या विरोध इस संदर्भ में करते हैं कि उससे उनका लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह किसका कथन है? कथन क्या है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मैकाइबर, ऑप्शन 2 है गार्नर, ऑप्शन 3 है गेटले, ऑप्शन 4 है मोर्गान। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा दोस्तों। एक कथन गार्नर का है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न परिवार का मात्र विस्तार। यह प्रसिद्ध उक्ति जो है गार्नर की है, गार्नर महोदय की है। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आंसर जो जाएगा 3 के साथ जाएगा दोस्तों, मैकियावेली ने। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मैकियावेली। 3 आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। राज्य एक ऐसी सर्वोच्च संस्था होती है जो सभी समुदायों, संघों तथा व्यक्तियों में सर्वोपरि है। आगे देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ऑप्शन 1 है गार्नर, ऑप्शन बी है मैकाइबर, ऑप्शन 3 है सीले, ऑप्शन 4 है बिलोवी। तो आंसर जो हो जाएगा सीले हो जाएगा फ्रेंड्स। सीले ने यह कथन कहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। यह कथन सीले महोदय का है। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली ने किया। राज्य शब्द स्टेट से और स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है। इसी संदर्भ में सीले कहता है कि बिना भूभाग के भी राज्य हो सकता है, अर्थात जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता मिलकर राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए है अरस्तु, 2 है लीकाक, 3 है गार्नर, 4 है ग्रीसस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा गार्नर। राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन गार्नर महोदय का है। 3 ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह प्रसिद्ध युक्ति गार्नर की है, किंतु राजनीतिक विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन सा समर्थक नहीं है बहुलवाद सिद्धांत का? ऑप्शन 1 है गियरके, ऑप्शन 2 है हाब्स, ऑप्शन 3 है मैटलैंड, ऑप्शन 4 है GDH कोल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 39 का 2 सही हो जाएगा, हाब्स। ठीक है, हाब्स जो है बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, बाकी के सब लोग हैं। व्याख्या देखते हैं। हाब्स बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थन न होकर बल्कि अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक है, जबकि गियरके, मैटलैंड और
D.H. कोल बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। इनको आप अलग अलग नोट कर लीजिए या पुस्तक से लिख लीजिए कौन है एकलवाद बहुलवाद का समर्थक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है सर्वव्यापकता, ऑप्शन 2 है अस्थायित्व, ऑप्शन 3 है अविभाज्यता, ऑप्शन 4 है जनसंख्या। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जनसंख्या जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या। राज्य के लिए आवश्यक तत्व में जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता तथा निश्चित भूभाग होता है। जो राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं उनमें 4 होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा संप्रभुता, चौथा निश्चित भूभाग होना चाहिए, तभी राज्य की उत्पत्ति हो सकती है, राज्य बन सकता है, ऐसा कहा गया है विद्वानों द्वारा। आगे है वही संप्रभुता की अपनी अलग विशेषता होती है जिसमें सर्वव्यापकता, अस्थायित्व और अविभाज्य निहित हैं। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। राज्य की उत्पत्ति का प्रतीतसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। राज्य की उत्पत्ति का प्रतीतसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। ऑप्शन 1 है जैक्स के नाम से, ऑप्शन 2 है हेनरी मेन के नाम से, ऑप्शन 3 है लास्की के नाम से, ऑप्शन 4 है मॉर्गन के नाम से। तो आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स, हेनरी मेन के नाम से। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है हेनरी मेन के नाम से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मेन के नाम से जुड़ा है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण पिता को मानता है जिसका मुखिया पिता होता है। कुलों के कबीला और कबीलों से राज्य का विकास हुआ है। कुलों से कबीला का और कबीलों से राज्य का विकास हुआ ऐसा माना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। जॉन लॉक किस देश के थे? आसान क्वेश्चन आ रहा है। जॉन लॉक किस देश के थे? शायद ये भी ना मालूम हो। फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? ब्रिटेन के। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के। जॉन लॉक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तीसरा ऑप्शन सही। व्याख्या देख लीजिए। जॉन लॉक का जन्म 1632 में रिंगटन नामक स्थान पर ब्रिटेन में हुआ था। उनके दार्शनिक विचार एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में स्पष्ट है। एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में स्पष्ट है। उनका मानना है कि बिना विचारों के ज्ञान असंभव है, परंतु विचार न सत्य है न असत्य, केवल आकृतिक स्वरूप हैं। आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया है? जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया है? राज्य तथा सरकार में, राज्य तथा संप्रभुता में, राज्य तथा संघ में, राज्य तथा जनसंख्या में। तो आंसर जो जाएगा एक के साथ जाएगा, राज्य तथा सरकार में। जॉन लॉक ने राज्य तथा सरकार में अंतर किया है। व्याख्या देखते हैं। जॉन लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट किया है। मूल समझौतावादी शब्द के माध्यम से वह स्पष्ट करता है कि समझौता सरकार के साथ नहीं होता है, क्योंकि सरकार की उत्पत्ति समझौते के बाद होती है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरता माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का फाउंडर माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन ए है ग्राहम वलास, ऑप्शन 2 है लास्की, ऑप्शन 3 है लीकॉक, ऑप्शन 4 है हॉब्स। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ग्राहम वलास। ग्राहम वलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरता माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए। 19वीं शताब्दी में मुक्त मानव या बंधहीनता के सिद्धांत का उत्कर्षण हुआ। बंधहीनता के सिद्धांत का उत्कर्षण हुआ, किंतु 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक कल्याण के नाम पर राज्य की गतिविधियों में वृद्धि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती का कारण बन गई और नए विचार का जन्म हुआ। इसके प्रवर्तक ग्राहम वलास हैं। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। ईश्वर जिसने
हमें जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, 2 है गांधी जी, 3 है नेहरू, 4 है जेफरसन। तो आंसर जो जाएगा 45 का वो आपका 4 के साथ जाएगा, जेफरसन ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। थॉमस जेफरसन का अमेरिकी के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर जिसने मुझे जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ऐसा जेफरसन का कथन है। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? प्राकृतिक के अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है, ये बताना है। 1 है लाक, 2 है रूसो, 3 है ग्रीन और 4 है वेंथम। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा लाक। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? तो लाक का जुड़ा है। ऑप्शन 1 सही है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया है। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आता है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। लिबर्टी शब्द लिया गया है। लिबर्टी शब्द लिया गया है किससे? लाई बेल से, लिंगुआ से, लाइबर से, लिब्रा से। तो आंसर जो हो जाएगा लाइबर से लिया गया है। ऑप्शन 3। इसका आप अगर इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश देख लीजिएगा उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीवर से लिया गया है। लीबर से लिया गया है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या बंधनों का अभाव। आगे देखते हैं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है टी.एच. ग्रीन, लॉक, मैकाइबर, हब्स हाउस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका 2 सही हो जाएगा, लॉक का। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, अभी कथन में बता दिए हैं। ठीक है। व्याख्या देखिए। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन जॉन लॉक की पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में उल्लिखित है। किस जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है? सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में उल्लिखित है। अर्थात प्राकृतिक नियमों की मर्यादा में रहकर कार्य करना ही स्वतंत्रता है। दोस्तों पुस्तक और लेखक का हम अलग से पार्ट बना रहे हैं, कम से कम 3 से 4 पार्ट लेकर आएंगे। 2 पार्ट आ चुके हैं, वहाँ से आपको सभी पुस्तकें जितनी भी पॉलिटी की है सब मिल जाएगा। अगर उतना भी वीडियो देख लेते हैं 3 से 4 वीडियो, तो आपको पेपर में पुस्तकें जो है नहीं बचेगी, लगभग में नहीं बचेगी, ये हमारा वादा है। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह किसका कथन है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है ग्रीन का, 2 है जे.एस. मिल का, 4 है जी.डी.एच. कोल का, 5 है लास्की का। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, जी.डी.एच. कोल का है। यह कथन जी.डी.एच. कोल का है। व्याख्या देख लेते हैं। जी.डी.एच. कोल श्रेणी समाजवाद के प्रवर्तक हैं। किस समाजवाद के प्रवर्तक हैं? श्रेणी समाजवाद के प्रवर्तक थे। उनका मानना है कि समाज के सुखदायी परिवर्तन के लिए औद्योगिक शक्ति प्रधान रूप से मजदूरों के हाथ में हो। इसी संदर्भ में वह कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? मिथक मात्र है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? ऑप्शन 1 है लॉर्ड एक्टन ने, ऑप्शन 2 है मैकाइबर ने, ऑप्शन 3 है मैकियावेली ने और ऑप्शन 4 है डी टाकविल ने। तो किसने बताया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, मैकाइबर ने। ठीक है, सॉरी, मैकाइबर ने बताया है। ऑप्शन 2 आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सकारात्मक विचार के अनुसार स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात स्वतंत्रता के बिना समानता तथा समानता के बिना स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है।
इस कथन के जो समर्थक हैं वो कौन कौन है? मैकाइबर, लास्की, रूसो तथा टोनी है। 4 लोग हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 4 में से कौन कौन नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा, तो एक्टन है, ये 4 में बस आपका मैकाइबर ही है, लास्की नहीं है ऑप्शन में, ना रूसो है ना टोनी है। तो इनको आप ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।